नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो सीरीज़ है उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। उनको हम संपूर्ण जो क्रोनोलॉजी है जनवरी से लेकर के अभी जुलाई अगस्त तक है और आगे भी लगातार हम पढ़ते रहेंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो जनवरी की क्रोनोलॉजी है वहाँ से शुरू करेंगे। ये क्रोनोलॉजी है जनवरी 2024, उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रादेशिक परिदृश्य अर्थात जो राजस्थान का जो परिदृश्य है यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने जनवरी की क्रोनोलॉजी ली है। इसके अंदर जो करंट है वो है दिसंबर का। अगर आप सीईटी की कर रहे हो, आपके सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आपको यहाँ से करंट पढ़ना चाहिए दिसंबर का। या फिर पशु परिचर की कर रहे हो तो भी यहाँ से पढ़ना चाहिए, या फिर आप आरएस की कर रहे हो तो भी यहाँ से पढ़ना चाहिए। तो हम शुरू कर रहे हैं जनवरी 2024 की क्रोनोलॉजी से, जिसमें दिसंबर का करंट है और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी सीरीज़ के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। सभी क्रोनोलॉजियों को, जो पहले राजस्थान पार्ट है वो हम सभी करेंगे, उसके बाद में बाकी पार्ट है वो भी हम करेंगे। तो आइए जैसे दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है आज की वो है भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने। भजनलाल जी शर्मा है वो राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बने? तो राजस्थान के वो 14वें मुख्यमंत्री बने। आप सभी को ये फैक्ट है वो याद रखना है। मैं जो याद रखनी है वो चीज़ मैं अंडरलाइन करूँगा कि भाई राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भजनलाल जी शर्मा किस क्रम के हैं, तो है 14वें मुख्यमंत्री है। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो कौन सा विधानसभा थी, तो वो याद रखना है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो 16वीं विधानसभा हमारे थी। इसके अंदर आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीती और मुख्यमंत्री अपने बने भजनलाल जी। तो आपको याद रखना है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने। जो विधानसभा थी वो विधानसभा ही हमारे 16वीं विधानसभा। दो चीज़ इसमें याद रखनी है। उसके बाद में अपने को जैसे ये कुछ पढ़ना नहीं है, अपने को फिर ये याद रखना है कि जो दिया कुमारी है वो कहाँ की विधायक है? विद्याधर नगर की। जैसे हम सभी को ये याद रखना है कि वह जैसे मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है वो तो सभी को याद होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी का वो है विधानसभा क्षेत्र है वो याद करना चाहिए सांगानेर। कहाँ से बने भाई? सांगानेर से बने। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो सांगानेर से एमएलए बने और ये फर्स्ट बार के एमएलए हैं जो सीधे मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप ये याद रखना, मुख्यमंत्री 14वें भजनलाल जी, एमएलए सांगानेर के, विधानसभा 16वीं। उसके बाद में आपको ये पर याद रखना है कि जो दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बेरवा इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये दोनों कहाँ के विधानसभा क्षेत्र है? इन दोनों का विधानसभा, एक तो इनका तो हो गया विद्याधर और इनका हो गया प्रेमचंद जी बेरवा को हो गया दुद्दू। तो आप तो एक तो याद रखना प्रेमचंद जी बेरवा दुद्दू और एक दिया कुमारी विद्याधर नगर, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ तक बात में ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। ये अपने भजनलाल जी है, ये प्रेमचंद जी बेरवा और ये दिया कुमारी जी, और इनको तो आप जानते ही हो। तो इसके बाद में जैसे ये है अपने को यह याद रखना है सांगानेर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। कितने मतों से जीते, कौन जीते वो अपने को याद नहीं है। आप ये बस याद कर लेना कि इनके सामने पुष्पेंद्र भारद्वाज था। बाकी के तो इनके सामने वाले याद नहीं करने, हारने वाले। लेकिन ये हमारे सीएम है तो सीएम का आप याद रख सकते हो कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी इनके सीएम के सामने थे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र था और उप मुख्यमंत्री दो बने थे, एक तो दिया कुमारी विद्याधर नगर से और प्रेमचंद बेरवा है वो दुद्दू से बने। इसके बाद में भजनलाल जी का संक्षिप्त परिचय अपने कोई काम का नहीं है, बस जिला याद कर लेना। भरतपुर जिले का 18 गांव है, बस ये याद कर लेना। कब सरपंच रहे, कब महामंत्री रहे, ये अपने को एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से अपने काम की चीज़ नहीं है। अब जैसे हम अगले पेज पे चलते हैं, वो ये है प्रोटेम स्पीकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इस बार कौन बना, कौन नियुक्त करता है। ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो हमारा प्रश्न बनता है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो जैसे इसके अंदर जो प्रोटेम स्पीकर बनाए थे वो बनाया था कालीचरण सराफ को। जनरली जो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं वो सबसे वरिष्ठ विधायक को बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे वरिष्ठ विधायक है वो कालीचरण जी सराफ है। लगभग 8वीं बार एमएलए बने हैं। कालीचरण जी सराफ को राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई थी। अब शपथ किसने दिलाई थी? तो शपथ दिलाता है दोस्तों का जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, वो शपथ दिलाता है। जैसे विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाता है, सदस्य जो एमएलए जीत के जाता है, सबसे जो वरिष्ठ एमएलए होता है, वरिष्ठ एमएलए को राज्यपाल क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। और इसको प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों वो राज्यपाल दिलाता है। फिर क्या करता है? जैसे ही अपने
जो बाकी एमएलए को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और ये जब तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करता है जब नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर का काम और पद दोनों खत्म हो जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम उतना ही होता है, चुनाव जीतने से लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक काम होता है। तो एक तरह से ये कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करता है और यही है जो विधायकों को शपथ दिलाता है और इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल अपने कलराज मिश्र ने दिलाई थी। तो यहाँ तक ये बात याद रखनी है। उसके बाद में ये कुछ याद नहीं रखना, आप ये याद रख सकते हो कि जो कालीचरण जी सराफ है अपने एमएलए साहब, ये प्रोटेम स्पीकर, इनका जो विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा था? तो वो मालवीय नगर था। निर्वाचन नगर कौन सा था? मालवीय नगर था। अपने जयपुर से ही है कालीचरण जी सराफ मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे। तो आपको ये याद रखना है, बाकी कोई पैनल याद नहीं रखना है। 16वीं विधानसभा मैंने आपको बताई दी है। सत्र कब शुरू हुआ था? 20 दिसंबर से शुरू हो गया था इनका। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण जी सराफ है, अपने पढ़ लिया। इसके बाद में अपने को कुछ याद रखने वाली चीज़ है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यही है विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। आपको सभी को ये याद रखना है कि अभी वर्तमान में विधानसभा स्पीकर किसको चुना गया? तो वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर का पूछे तो कालीचरण सराफ, विधानसभा स्पीकर का पूछे तो वासुदेव देवनानी। इनका है वो अजमेर उत्तर, इनका जो क्षेत्र है वो है कौन? अजमेर उत्तर। ये याद रख लेना, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, क्षेत्र अजमेर उत्तर। ये दो चीज़ याद रखनी। और ये याद रखना, ये राजस्थान के कौन से नंबर विधानसभा अध्यक्ष हैं? तो राजस्थान के 70वें विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। अब चलते हैं हमारा विजय सीटों की दलवार स्थिति, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कुल जो विधानसभा सीटें हमारे राजस्थान में 200 है, लेकिन चुनाव हुआ था 199 पे। तो पहली बात तो जो एक सीट वो थी जो जिस कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र था, जिसपे वो कांग्रेस जो प्रत्याशी है गुरमीत सिंह, वो उनकी मतलब उनका निधन हो गया था गुरमीत सिंह का, जिनकी मृत्यु के कारण ये यहाँ पर एक चुनाव है वो बाद में हुआ था, जो जनवरी में हुआ था। तो दिसंबर में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो दिसंबर में अपने को याद रखना है कि भाई दिसंबर में जो चुनाव हुआ है वह 199 सीटों में हुआ पहली बार। और एक सीट जो कर्णपुर है, ये श्री गंगानगर की जो कर्णपुर सीट है, नीचे लिखा हुआ है, इसमें कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुंदर के निधन के कारण यह चुनाव स्थगित कर दिया गया था। और इस सीट पर फिर मतदान हुआ था 5 जनवरी 2024 को हुआ था और 8 को मतगणना हुई थी। और ये सीट किसने जीत ली? उसके बाद में ये सीट हमारे कांग्रेस ने, इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने यह सीट जीत ली। जो गुरमीत सिंह जो कुंदर है, इनके जो पुत्र है, उन्होंने जीत ली। तो जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने वापस ये सीट जीत ली। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि 199 सीटों पर चुनाव हुआ। दूसरा कर्णपुर जो चुनाव है वो बाद में हुआ। कांग्रेस जो है, जो पार्टी प्रत्याशी उनका निधन हुआ था, ये भी याद रखना है। उसके बाद में किस दल को कितनी कितनी सीटें मिली, वो चीज़ें अपने को इस टेबल से याद रखनी है। इस क्रोनोलॉजी में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें एग्जाम के पार्ट ऑफ से हमारा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है, बस आपको उतना ही याद करना है। जैसे दोस्तों इसके अंदर आपको याद करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उसने कितनी सीटें जीती है? तो उसने जीती है 115 सीटें, ये याद रखनी है। उसके बाद में 199 में से 115 जीती। उसके बाद में एक जो सीट का कर्णपुर का हुआ था वो तो कांग्रेस जीत गई। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने पहले में तो 69 जीती थी, लेकिन 69 के बाद में एक सीट उन्होंने बाद में और जीत ली। ये जो जनवरी के अंदर जो हुई थी उपचुनाव, मतलब वो एक सीट का बाकी का चुनाव हुआ था, वो और जीत ली थी। इसका मतलब बीजेपी की जो 115 हो गई और कांग्रेस की कितनी हो गई? 76। वो चीज़ें आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने कितनी जीती। ये पहली बार राजस्थान में 3 सीटें जीती है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3 सीटें जीती है। अभी दोस्तों RS प्री के अंदर जो सवाल आया था वो ये था कि जो भारतीय बाप पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, बाप भारतीय आदिवासी पार्टी है, इस पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, वे कितनी सीटों पर जीत दर्ज की। उसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि इनको कितने प्रतिशत मत मिले। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो आदिवासी जो भारत आदिवासी पार्टी है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों जैसे भारत आदिवासी पार्टी आप कितनी सीटें जीती, कितनी रही, आप इस सीट को याद करोगे, 3 सीटें रही। उसके बाद में है RLD राष्ट्रीय लोक दल ने कितनी सीट? 1 सीट। RLP ने कितनी सीट? 1 सीट। निर्दलीय ने कितनी सीटें जीती? 8 सीटें। और बसपा ने कितनी जीती? 2 सीटें। ये सीटें हैं, आपको सभी की सभी याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटें हैं। क्योंकि अगर बाप का आदिवासी का पूछ लिया तो वो RLD का भी पूछ सकते हैं, 1 सीट जीती है। RLP भी 1 सीट जीती है। बसपा का भी पूछ सकते हैं, 2 सीट जीती है। तो आप ये चीज़ें याद आपको रखनी है। उसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके अंदर आता है कि प्रमुख दलों का मतदान प्रतिशत
क्या आता है, प्रमुख दलों का मतदान प्रतिशत आता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 41% और कांग्रेस ने 39%, आरएलपी ने 2.39% और बसपा ने 1.82% का मत प्राप्त किया। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद तो नहीं रखनी है, बाकी बस ऊपर ऊपर से देख लेना है कि ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं। सबसे बड़ी जीत हुई थी हमारे उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी की विद्याधर नगर से, ये याद रख लेना। सबसे छोटी जीत हुई थी भाजपा के हंसराज पटेल की 321 मतों से कोटपुतली से हुई, ये याद रखना। सबसे बड़ी जयपुर का जो विधानसभा क्षेत्र विद्याधर है उसमें हुई। सबसे छोटी ये भी कोटपुतली जो जयपुर का विधानसभा क्षेत्र है, अब ये नया जिला बन गया है, लेकिन पहले यही था। तो सबसे जो न्यूनतम है वो हंसराज पटेल बीजेपी के, सर्वाधिक विद्याधर नगर के भी बीजेपी के, दोनों बीजेपी के हैं जिनकी जीत हुई है। उसके बाद में चुनाव में महिला प्रत्याशी कितनी थी, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई चुनाव में महिला प्रत्याशी कितनी थी। तो 16वीं विधानसभा में कुल 182 महिलाएं थी मैदान में, जिसमें 47 महिलाओं में से 20 बीजेपी और जो 27 है वो कांग्रेस थी। मतलब बड़ी इन दो बड़ी पार्टियों से 47 महिलाएं थी, जिसमें 20 बीजेपी की थी और 47 कांग्रेस की थी। टोटल महिलाएं थी वो थी 182। ये अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना है कितनी मतलब टोटल महिला मैदान में थी 182। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी अलग अलग से कोई नहीं पूछता। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल तो ये होगा कि भाई कितनी महिलाएं जीत कर आई, लड़ी थी कितनी, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखो तो अच्छी बात है कि आपको याद रखना 182 महिलाएं मैदान में थी, लेकिन कुल 20 महिलाएं हैं वो जीत कर यहाँ पहुँची। और महिला प्रत्याशियों का जो प्रतिशत है वो 10 जीत का प्रतिशत है वो 10.05% रहा है। अर्थात आपको याद रखना ये है कि कितनी महिलाएं जीती थी, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में 20 महिलाएं हैं वो जीत करके हमारे विधानसभा में पहुंची है। अब वो 20 महिलाओं की लिस्ट है, नाम दे रखा है, अपने को कोई भी याद रखना नहीं है। उसमें से दो चीज़ याद रखनी है कि 20 महिला में से कांग्रेस की कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 20 तो 9 कांग्रेस की है, 9 ही बीजेपी की है, 18 और 2 है निर्दलीय। जैसे ये 9 है जो 9 अपने बीजेपी की, कौन, दिया कुमारी, अनीता बैदल, मंजू बागमा, शोभा चौहान, दीप्ति किरण माहेश्वरी राजसमंद से, कल्पना देवी लाडपुरा से, वसुंधरा राजा झालरापाटन से, सिद्धि कुमारी बीकानेर से और नौक्षम चौधरी कामा भरतपुर से। ये हमारे 9 है वो बीजेपी की है। और 9 बाकी कांग्रेस की कौन है, शिमला देवी अनूपगढ़, सुशीला देवी डुडी नोखा, रीटा चौधरी मंडावा कांग्रेस, शिखा मील बाराला चोमू, श्रीमती शोभा रानी कुशवा धौलपुर, श्रीमती अनीता जाटव हिंडोन, श्रीमती इंदिरा बामनवास, श्रीमती गीता बरवाड़ ये अपने भोपालगढ़ और श्रीमती रमीला खड़िया कुशलगढ़, रितु बानावत और प्रियंका चौधरी। तो ये रितु बानावत और ये प्रियंका चौधरी ये 2 निर्दलीय हैं। तो आप इनका याद रख सकते हो, ये दोनों ही बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा था इन दोनों ने, एक रितु बानावत और प्रियंका चौधरी। तो ये 2 निर्दलीय, 9 कांग्रेस और 9 बीजेपी, टोटल 20 महिलाएं जीती। इसके बाद में आपको ये 9 कांग्रेस 9 बीजेपी ये आपको याद रखना नहीं है। और ये बाड़मेर से जीती थी प्रियंका चौधरी और बयाना से जीती थी रितु बानावत, ये 2 निर्दलीय थी, बयाना से रितु बानावत और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी। जो पिछली विधानसभा थी उसमें 23 महिलाएं थी। पिछली विधानसभा में कितनी, 23 महिलाएं थी, और इस विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। 3 महिलाओं की जो संख्या है इस बार कम हो गई है। उसके बाद में अपने को याद रखना है कि जैसे विधानसभा में कितने सांसद पहुंचे। तो दोस्तों 16वीं विधानसभा में कुल 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 जो सांसद है वो चुनाव जीतने में सफल रहे। तो ये भी एक याद रख लेना कि जो 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 सांसद है वो चुनाव में जीत कर पहुंचे। जैसे बाबा बालकनाथ तिजारा से जीत कर पहुंचा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोंटवाड़ा से, दिया कुमारी जो अपने उप मुख्यमंत्री है वो विद्याधर नगर से, और किरोड़ी लाल मीणा है वो सवाई माधोपुर से जीत कर पहुंचे। ये सभी भाजपा से थे। और एक थे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अर्थात आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है वो खिंवसर से जीते थे। तो ये एक आरएलपी के थे, बाकी सभी 4 है वो बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा, ये 4 थे बीजेपी के और एक था अपने आरएलपी का। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि जो ये 5 है वो 5 अब जीतने में सफल रहे। उसके अलावा 8 लड़े थे तो 3 हारे भी थे। तो कौन आ रहे थे, एक तो भागीरथ चौधरी आ रहा था किशनगढ़ से, एक नरेंद्र खिचड़ आ रहा था मंडावा से, एक देवजी पटेल आ रहे थे सांचौर से। ये 3 सांसद आ रहे थे। आपको जीतने वालों का नाम याद रखना है, बाकी ये कुछ याद नहीं रखना। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस समय प्रवीण गुप्ता थे, लेकिन दोस्तों अब ये चेंज हो गई हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब हो गए नवीन महाजन। कौन हो गए हैं, नवीन महाजन। अब याद रख लेना कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो हो गए नवीन महाजन। इसके अलावा जो प्रमुख तथ्य है कि भाई 1993 से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। हमें सभी को पता है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रह रही है, और इसमें अपने को कुछ भी याद नहीं करना, अपने एग्जाम के काम की चीज़ ये नहीं है। 199 सीटों पर मतदान हुआ, सही बात है।
जो टोटल मत प्रतिशत है वो याद रखना है आपको, ये चीज़ याद रखनी है। 199 सीट याद रखनी है। एक तो 199 सीट याद रखनी है। एक रखना है जो मत है वो 75.45% हुआ, और ग्रामीण मतदान 75.67, शहरी मतदान 71.23। तो आपको ग्रामीण शहरी आप अलग से नहीं याद भले मत रखना, आप इतना रखना कि 75.45% है वो अपने मतदान हुआ। बस आपको मतदान याद रखना है। सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में हुआ, और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में हुआ, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा जिले में हुआ। उसके अलावा दिव्यांग मतदान हुए। दिव्यांग मतदान में आपको चीज़ें ये कुछ याद भी नहीं रखना है कि दिव्यांग मतदान, आपको इतना याद रखना है कि दिव्यांग मतदान के अंदर जो वोटिंग है वो उनको 40% से अधिक जो दिव्यांग थे उनके घर घर जाकर के वोटिंग करवाई है। तो दिव्यांग का सबसे कम जो मतदान प्रतिशत है वो सिरोही में रहा, और विधानसभा क्षेत्र जालौर का जो रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे आगे रहा। तो अपने को ये कुछ चीज़ें दिव्यांग वाली स्थिति स्पेशल याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई पूछा नहीं जाता। आप बस उतने याद करना कि जो दिव्यांग को इस बार वोटिंग है वो घर घर जाके करके करवाई थी, और आपको याद रखना है सिर्फ ये 45 जो 75.45 है, आपको सिर्फ ये उतना ही याद रखना है बस। उसके बाद में हमारा अगला पेज है। जैसे अगले हमारे खबर क्या है, राजस्थान सरकार का नवीनतम मंत्रिपरिषद का विस्तार। अब दोस्तों जैसे नवीनतम मंत्रिपरिषद का विस्तार है तो उस समय तो ये इंपॉर्टेंट था, अब आजकल कुछ भी कोई भी नहीं पूछते हैं। हालांकि आप इतना देख सकते हो कि भाई जो मेन है, जैसे मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी शर्मा है वो सांगानेर के, दिया कुमारी है वो उप मुख्यमंत्री जी, आप 3 चीज़ें देखने हैं, या फिर मेन कोई जो विभाग है वो आप देख लेते। बाकी इसमें से कुछ भी देखने लायक चीज़ है नहीं। आपको याद रखना ये लखपति जो दीदी सम्मेलन है वो जैसलमेर में आयोजित हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि जो जैसलमेर में जो लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित हुआ वो वहाँ पे कौन आई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने राज्यपाल सिंह गए थे वहाँ पर जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी का सम्मेलन हुआ। तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई दिसंबर महीने में जो लखपति दीदी जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, तो वो हुआ अपने जैसलमेर के अंदर। ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास अर्थात परिषद राजीविका द्वारा किया गया था। तो आपको इतना याद रखना है, दिसंबर के अंदर जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ, अपने यहाँ राष्ट्रपति जी यहाँ पहुँची थी। अब ये जैसे लखपति दीदी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर कौन शामिल है, तो इसके अंदर जो स्वयं सहायता समूह में शामिल की जो महिलाएं हैं सिर्फ वही लखपति दीदी जो योजना है उसके अंदर लाभान्वित है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उनको बैंकों द्वारा 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। आजीविका संवर्धन है तो 40 करोड़ व राजस्थान महिला निधि ऋण से 10 करोड़ रुपए का चेक वितरित किए गए थे उस सम्मेलन के अंदर। फिर लखपति दीदी योजना वापस वही है कि भाई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना है। कौन सी योजना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना है। इसके माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हुई है वो इसमें शामिल है। इनका जो लक्ष्य है वो है 2 करोड़ माता बहनों को रोजगार उन्मुखी कौशल विकास से प्रशिक्षण दिया जाना। कितनी महिलाओं को लखपति बनाना, तो उनका टारगेट है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना। उसके बाद में यह काम की चीज़ यहाँ इतनी है, इस न्यूज़ पे चलता है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसी महीने की बस वो यही है, राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है, और अभी RS मेंस में भी इसके बारे में पूछ लिया गया था। राजस्थान की जो दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड मिला। ये आने वाले जो CET एग्जाम है या उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है। कहाँ की निवासी है, नागौर की। किस खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है दिव्य कीर्ति सिंह इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ये नागौर के पी गांव के रहने वाली है, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा। नागौर जिला आप याद रख लेना। उसके बाद में आपको ये पूछा जाएगा कि जो ये महिला घुड़सवार है दिव्य कीर्ति सिंह, उनको अर्जुन पुरस्कार के जो पुरस्कार है वो किस वर्ष मिला। तो आपको ये याद रखना कि एक तो ये घुड़सवार से संबंधित है दिव्य कीर्ति सिंह, दूसरा इनको 2023 का अपने अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिला है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी जैसे जयपुर में जन्मी है, नागौर जिले की रहने वाली है, ये चीज़ इसमें याद नहीं है। आपको चीज़ ये याद रखनी है, अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार। बस एक तो लाइन ये याद रखनी है, अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार कौन है, तो वो है अपने दिव्य कीर्ति सिंह। दूसरी जो दिव्य कीर्ति सिंह है वो किससे संबंधित है, घुड़सवारी से संबंधित है। 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला इनको। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। बाकी इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाला जो है वो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसका या तो खेल पूछा जाएगा कि दिव्य कीर्ति का खेल है, जिनमें से तो आप घुड़सवार याद रखना। फिर ये है कि अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार कौन है, तो ये है। फिर पूछा जाएगा कि 2023 का और फिर 2024 के बारे में, या फिर 21-22 का पूछ लेंगे अर्जुन अवार्ड। तो 2023 का अर्जुन अवार्ड अपने दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। किस जिले की निवासी है, तो नागौर आप लिख लो।
उसके बाद में दिव्य कीर्ति सिंह को एशियाई खेल 2023 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया था। किस खेल के लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। दिव्य कीर्ति सिंह देश की जो घुड़सवारी में 41 बाद में गोल्ड पदक दिलाने वाली टीम की सदस्य थी। अर्थात एशियन गेम्स के अंदर देश में घुड़सवारी के अंदर 41 साल बाद में गोल्ड आया था, और जो टीम का गोल्ड आया था, जिस टीम के गोल्ड आया था उस टीम की सदस्य थी अपने दिव्य कीर्ति सिंह, इसलिए इनको अर्जुन अवार्ड जो पुरस्कार है वो दिया गया। उसके बाद में हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज। वैक्स म्यूजियम को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वैक्स म्यूजियम के अंदर डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर है उनका अब स्टैचू अब लगाया गया है। बाकी स्टैचू तो काफ़ी पहले थे, लेकिन जो बी आर अम्बेडकर का है वो भी दिसंबर में लगाया है। ये जयपुर वैक्स म्यूजियम का है, तो दोस्तों ये जयपुर वैक्स म्यूजियम है वो अपने नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। अगर आप जयपुर में रह रहे हो तो ये जो म्यूजियम है वो आप ज़रूर देख के आना, नाहरगढ़ में स्थित है। और ये दुनिया का ऐसा पहला जो म्यूजियम है जो मतलब किसी हेरिटेज साइट पर बना हुआ है। जैसे बाकी कहीं जैसे उदयपुर का म्यूजियम है या फिर बाकी कहीं का म्यूजियम बना है तो वो मतलब एक सिंपल जगह या फिर दूसरी जगह सिटी के अंदर बने हुए होते हैं, लेकिन ये देश का सब मतलब विश्व का दुनिया का ऐसा पहला म्यूजियम है जो एक हेरिटेज साइट पर बना है, अर्थात ये नाहरगढ़ जो किला है वहाँ पर बना हुआ है। तो आप याद रखना जयपुर वैक्स म्यूजियम में अब किसकी मूर्ति हाल ही में स्थापित की है, तो अपने बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की है। संविधान शिल्पी है बी आर अम्बेडकर जी, नाहरगढ़ स्थित अपने जयपुर वैक्स म्यूजियम है। उसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं रखना है, कोई वजन याद नहीं रखना है, कुछ मूर्ति की हाइट याद नहीं रखनी है। दुनिया का ऐसा प्रथम वैक्स म्यूजियम है जो किसी हेरिटेज साइट पर बनाया गया है, और ये नाहरगढ़ दुर्ग में राजस्थान सरकार व पुरातत्व के संग्रहालय विभाग द्वारा सहयोग से 2016 में स्थापित किया गया था। बाकी ये अपने काम की चीज़ है नहीं। अब एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, तो दोस्तों बीकानेर हाउस को मिला यूनेस्को अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने दिल्ली के जो बीकानेर हाउस है लेकिन अवस्थित कहाँ है? ये अवस्थित दोस्तों दिल्ली में, दिल्ली में अवस्थित जो हाउस है राजस्थान सरकार के कुछ ऐसे, उस हाउस का नाम क्या है? तो वो है अपने बीकानेर हाउस। उनको मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह किस लिए किया गया? तो ये शहरी पुनरुद्धार व विरासत संरक्षण के श्रेणी में किया गया। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। हालांकि ये जैसे नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास 8 एकड़ में फैले बीकानेर हाउस का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, बाकी आपको ये कुछ चीज़ें अपने याद नहीं रखनी है। अपने एग्जाम में इससे कुछ नहीं पूछा जाता। एग्जाम में आपको इतना ही पूछा जाएगा कि यूनेस्को अवार्ड है वो बीकानेर को मिला। आपको श्रेणी भी पूछी जाए तो आप ये बता सकते हो कि विरासत संरक्षण के लिए मिला अवार्ड ऑफ मेरिट, तो ये कोई पूछा नहीं जाता है। बस यहाँ पे चीज़ इतनी है याद रखने की। उसके बाद में हमारे जो अगली न्यूज़ आ जाती है वो है हमारे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ये याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित का नाम याद रखना है। को वर्ष 2023 का, कौन से वर्ष का? 2023 का राजस्थानी भाषा का, किस भाषा का? राजस्थानी भाषा का कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात तो कि डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित है नाम, तो वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब ये देखो जैसे वर्ष 2023 का मिला एक, तो दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी साहित्य अकादमी? ये दिल्ली वाली जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके द्वारा मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली के द्वारा वर्ष 2023 का। राजस्थानी भाषा का जो पुरस्कार है वो मिला अपने डॉक्टर गज सिंह को। राजस्थानी भाषा का गज सिंह राजपुरोहित को मिला। याद रख लेना, राजस्थानी भाषा के लिए गज सिंह राजपुरोहित को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मानित किए गए। मतलब ये जो भाषा वाइज दिए जाते हैं वो जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है अपने दिल्ली वाली, उसके ये सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं। तो ये राजस्थानी भाषा के लिए डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित को मिला। ये आपको चीज़ याद रखनी है। और ये भी आपको याद रखनी है कि वर्तमान में जनरल व्यास विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है और इसकी जो काव्य करती है वो याद रखना है, प्रकृति प्रीत के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो याद रखनी है डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित याद रखना आपको। दूसरा, ये वर्ष 2023 का पुरस्कार मिला इसको। तीसरा, राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और किस कृति के लिए मिला? तो ये किस कृति के लिए मिला? प्रकृति प्रीत के लिए मिला गया। उसके अलावा आपको इसमें कुछ याद रखना नहीं है। बस ये 3 चीज़ जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, बस आपको उतनी ही चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आर्थिक अपराध में जयपुर शीर्ष पर है। तो दोस्तों आर्थिक अपराध के मामले में जयपुर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर आया है। आर्थिक अपराध मामले में जयपुर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर है। और ये रिपोर्ट है जो अभी जारी की थी दिसंबर में, वो 2022 के लिए भारत में अपराध नाम से जारी की गई थी। तो जो
देश भर के अंदर जो सर्वाधिक अपराध हुए हैं आर्थिक अपराध में हमारा जयपुर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर है। उसके बाद में अगर बलात्कार की बात करें तो बलात्कार के सर्वाधिक मामले भी राजस्थान से आए। तो बलात्कार के मामले में हमारे राजस्थान पहले हैं और जिलों में भीलवाड़ा पहले स्थान पर है दोस्तों। तो बलात्कार में पहले हैं, साइबर में पहले है राजस्थान, और अपने आर्थिक अपराधों में भी राजस्थान सबसे पहले है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हमारा उदयपुर को वर्ष 2024 में घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 स्थानों में शामिल किया गया। तो दोस्तों जो अमेरिका की एक ट्रैवल एजेंसी है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल। तो आपको ये याद रखना कि अमेरिकन जो एक्सप्रेस ट्रैवल एजेंसी है उसके द्वारा उदयपुर को वर्ष 2024 में घूमने के लिए जो टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन बताया उसमें भारत का ये उपलब्ध मतलब इकलौता शहर है उदयपुर। पूरे भारत का एकमात्र उदयपुर शहर है जिसको उस अमेरिकन एजेंसी ने टॉप 10 में शामिल किया है। तो आपको याद रखना है एकमात्र जो शहर उदयपुर है उसको टॉप 10 में शामिल किया है। उसके अलावा ये पुष्कर मेड़ता रेल लाइन को हाल ही में मंजूरी मिली। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में किस नई रेल लाइन को जो है वो मंजूरी मिली है केंद्र सरकार से। तो जो पुष्कर और मेड़ता के बीच में जो रेल लाइन बनेगी उसकी यह मंजूरी मिली है। ये रेल लाइन बनने से क्या होगा दोस्तों, जो बीकानेर के जो हमारे साथी है वो बीकानेर के साथी बीकानेर से अगर उनको अजमेर जाना है तो वो सीधा क्या है, बीकानेर से अजमेर कोई ट्रेन नहीं है, सीधा बस से ही जाना पड़ता है। या फिर गंगानगर सूरतगढ़ से भी सीधा जाता है तो सीधा बस से या फिर ट्रेन से फुलेरा से चेंज करके वैसे जाना पड़ता है। तो जो उन जिलों को हमने जैसे राजस्थान के इन पश्चिमी जिलों उदयपुर से, भीलवाड़ा से, मतलब अजमेर से, इन सभी से ट्रेन से जोड़ने के लिए ये मतलब जो रास्ता है ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होगा। क्योंकि मेड़ता रोड तक तो सब जगह ट्रेन है, मेड़ता रोड से जो अजमेर के पुष्कर तक अगर ये रेल लाइन बन जाएगी तो फिर आगे वापस अजमेर से तो उदयपुर की कनेक्टिविटी है, अजमेर से भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी है। तो फिर ये जो अपने क्षेत्र है वो पूरा उस क्षेत्र से जुड़ जाएगा इसके कारण। तो आपको ये याद रखना है कि नई रेल लाइन वो बन रही है, वो बन रही है अपने यहाँ पुष्कर से मेड़ता के मध्य, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ याद इसमें रखना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको कुछ याद रखना नहीं है। आपको इतनी याद रखना है कि नई रेल लाइन पुष्कर से मेड़ता बन रही है। इसके अलावा फिर आपको याद करनी है कि भाई जो राजस्थान सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 है इसमें राजस्थान ने 3 पदक जीते हैं। तो भारतीय तीरंदाजी महासंघ के तत्वावधान में हुआ राष्ट्रीय सीनियर जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? पहला तो ये हुआ आयोजन अपने अयोध्या उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 आयोजित हुआ अपने नवंबर महीने के अंदर अयोध्या उत्तर प्रदेश में। राजस्थान ने इसमें 3 पदक जीते, ये याद रख लेना। मेन तो ये है कि राजस्थान में इसमें 3 पदक जीते हैं। उसके अलावा 3 कौन कौन से जीते तो आपको वो आप याद नहीं रखो तो भी कोई जरूरी नहीं है, आपने इतना याद रखना है कि जो राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता है अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुई थी नवंबर में, इसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते? 3 पदक जीते, जिसके अंदर इन्होंने एक तो जो पुरुष इवेंट के अंदर रजत पदक जीता, एक महिला इवेंट में एक कांस्य पदक जीता इन्होंने। इसके बाद में चलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोटा में खुलेगा प्रदेश का पहला स्नैक पार्क। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है भाई आपको। क्या याद रखोगे? कोटा में खुलेगा प्रदेश का पहला स्नैक पार्क, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोटा में खुलेगा ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। कोटा में खुलेगा प्रदेश का पहला स्नैक पार्क। कौन सा पार्क? सांपों का पार्क है। कहाँ खुलेगा? कोटा में खुलेगा, याद रख लेना। इसमें यह लिखा हुआ है, इसमें 29 प्रकार के भारतीय व 4 प्रकार के अमेरिकी सिरप रखे जाएंगे। कितने? 29 प्रकार के भारतीय व 4 प्रकार के अमेरिकन सिरप रखे जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ उतना याद करना है कि कोटा में प्रदेश का पहला स्नैक पार्क खुलेगा, बस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद रखना नहीं है। फिर हम चलते हैं इस खबर पे, यहाँ चलते हैं, नहीं यहीं से, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स आ गया, अब यहाँ से पढ़ते हैं कुछ और खबरें हैं। मेन खबरें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी किस तरीके से पढ़ी जाती है और उसमें क्या क्या याद रखना लायक होती है। और जो मेनली चीज़ इसमें ये होती है कि क्या आपने को छोड़ना है, वो चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका भी आपको ध्यान होना जरूरी है। तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ मेरे साथ में उसी हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है। हम साथ साथ में एक बार क्रोनोलॉजी पढ़ लेंगे, सारी क्रोनोलॉजियाँ। उसके बाद में क्रोनोलॉजी पढ़ने के बाद में हम उनके वन लाइनर प्रश्न वगैरह पढ़ लेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव जो सीरीज़ है वो प्रश्न है वो हमारे सीरीज चल ही रही है। और हमारी जो मैराथन है जनवरी से जून की वो हम पहले से करवा चुके हैं, और वापस मौका मिलेगा तो फिर दूसरा और करवा देंगे, कुछ नए प्रश्नों के साथ में और करवा देंगे, वापस रिवीजन करवा देंगे। तो आप करंट अफेयर्स की आप टेंशन छोड़ दो, करंट अफेयर्स मैं आपके A1 करवा दूंगा। तो आइए चलते हैं हमारा अगला न्यूज़ पे।
अब अगली न्यूज़ क्या है हमारी, दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड, दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड। अब ये अवार्ड दिया गया, पहली बात तो ये दिया गया अपने जेंडर संवेदनशीलता के दिया गया, जेंडर संवेदनशीलता के लिए दिया गया। अब ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया राजस्थान में जो पत्रिका भीलवाड़ा है उसके संपादकीय जो थे कानाराम मुंडियार, उसको दिया गया है। किस लिए दिया गया, इनके जो अखबार के अंदर जो शीर्षक जो लेख लिखते हैं, जो स्टोरी आती थी उसके अंदर दो स्टोरियाँ थी इन्होंने लिखी थी, एक तो फूलियों की, फूलियाँ कल्ला की बेटियाँ का कमाल, और एक हर साल हॉकी को छू रही आसमान, हर साल हॉकी को छू रही आसमान, एक था फूलिया कला की बेटियों वाली। ये दो इन्होंने स्टोरी लिखी। इसके कारण इनको स्टोरी लिखने का कारण हुआ ये हुआ कि भाई इसने स्टोरियों के माध्यम से जो बेटियों को है उनको बढ़ावा देने की इन्होंने बात की, तब इनके कारण जेंडर संवेदनशीलता के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। दक्षिण एशिया जो लाडली मीडिया अवार्ड है उसको दिया गया। तो अपने याद रखना किसको दिया गया, तो राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के जो संपादक है कानाराम मुंडियार उसको दिया गया। बाकी इसमें कुछ भी याद रखना नहीं है। फिर आगे चलते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई, याद रखना है टोंक से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी शर्मा ने वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया था 16 दिसंबर से। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कब से शुरू हुई, एक तो डेट भी याद रखनी है इसकी, विकसित भारत संकल्प यात्रा कब शुरू हुई, तो शुरू हुई 16 दिसंबर 2023, डेट भी याद रखनी है। दूसरा याद क्या रखोगे इसमें, राजस्थान में टोंक से शुरू हुई और वर्चुअल तौर पर हुई। इनका काम क्या था विकसित भारत संकल्प यात्रा का, तो काम यह था कि जो भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो जो मतलब जागरूक, उनके प्रति जन जागरूक को जागरूक करना, वे वंचित लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये चालू की गई थी। इसके अलावा फिर हमारी अगली न्यूज़ हमें याद रखनी है वो है शिल्प ग्राम उत्सव। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का पहली बात है कि जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप सभी को याद रखना है कि उसका मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में, याद रख लेना। उसके अंदर क्या हुआ, एक तो 10 दिवसीय शिल्प ग्राम उत्सव आयोजन हुआ, उद्घाटन किया था अपने राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। उसके बाद में इसके अंदर एक तो पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, वो दिया था अपने गुजरात के लोक नर्तक जयेंद्र सिंह जडेजा को, और कवि कला मर्मज्ञ डॉक्टर लेखक राजेश कुमार को, इन दोनों को दिया गया। पद्मश्री कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीव अवार्ड दिया गया। किस किस को दिया गया, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है गुजरात के जो लोक नर्तक है जयेंद्र सिंह, और एक अपने राजेश कुमार, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो एक तो याद रखना आपको ये जयेंद्र सिंह, एक राजेश कुमार, इन दोनों को पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड मिला गया। और कब मिला, ये शिल्प ग्राम उत्सव में मिला, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था, और इसका मुख्यालय जयपुर मतलब उदयपुर में है। तो आपको यह चीज़ याद रखनी है। आपको दो नाम याद रखना है, एक तो जयेंद्र सिंह और एक राजेश कुमार, दोनों को पद्मश्री कोमल कोठारी मिला। उसके बाद में ये आपको हेडिंग याद रखनी है अगली, ई प्रोसिक्यूशन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। बस ये आपको इतनी हेडिंग याद रखनी है। ई प्रोसिक्यूशन के मामले में जो है वो राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके अंदर क्या है कि जो नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो एनसीआरबी की जो अपने क्रिमिनल रिपोर्ट है उसके तहत मतलब ई प्रोसिक्यूशन के अंदर जैसे जेलों का जो डाटा है, उसके जो कैदियों का जो डाटा है वो सब ऑनलाइन रखना, सभी ऑनलाइन पैसे दिखाना, कब होगी पैसे कब नहीं होगी, सारा डाटा ऑनलाइन जो जेलों से संबंधित है वो ऑनलाइन दिखाना। ई प्रोसिक्यूशन या फिर अभियोजन के मामले में जो सारा ऑनलाइन है करना, उसको उस संबंध में ये है। तो उस संबंध में राजस्थान को जो पुरस्कार मिला है वो ई प्रोसिक्यूशन के मामले में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है। आपको इतना याद रखना, बस राजस्थान इस मामले में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, इसके अलावा ये आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने एग्जाम के बाद से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान दिवस पर शिक्षक संभाग में दो किसान सम्मानित हुए थे। तो किसान दिवस पर ये दो किसान सम्मानित हुए थे, आप याद रखो तो याद रख लो, ये जगदीश कुमार पारिक और सुंदराम वर्मा है। ये वे थे, ये पद्मश्री से पहले से सम्मानित है। तो ये पहले से अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं इसमें। फिर हम आगे चलते हैं। अखिल भारतीय जो हस्तशिल्प मेला है वो कहाँ आयोजित हुआ, अपने जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। मेला का नाम है अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला। किसके किया था, तो ये अपने नाबार्ड द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा अखिल भारतीय जो हस्तशिल्प मेला है उसका आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया था। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। इसके अंदर देश भर से लगभग 150 ग्रामीण कारीगरों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद में रेखा मीणा कौन है, तो ये खेतड़ी की है रेखा मीणा।
लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता में कार डिजाइन क्षेत्र में विश्व के प्रतिष्ठित सिडियन पीपल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। सिडियन पीपल अवार्ड 2023 कार इंडस्ट्री का ऑस्कर कहलाता है, अर्थात कार इंडस्ट्री का ऑस्कर कौन कहलाता है, तो वह सिडियन पीपल अवार्ड कहलाता है। और ये दी गई थी हमारे राजस्थान की जो रेखा मीणा है उनको दिया गया था। सिडियन पीपल अवार्ड दिया गया है, जो कार इंडस्ट्री का ऑस्कर है वो रेखा मीणा को दिया गया है। रेखा मीणा कहाँ है, हमारे राजस्थान की खेतड़ी की है। कहाँ है, खेतड़ी की है। ठीक है, अपने को इतना याद रखना कि रेखा मीणा है, उनको जो हाल ही में लंदन में पुरस्कार मिला है वो कहाँ की है, वो है हमारे खेतड़ी की, यह पूछा जाता है। उसके बाद में सिल्वर विंग्स, कोई इतना याद करने की वाली कोई बात है नहीं। बाकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक प्लेटफॉर्म सीनियर वर्ल्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। बाकी इसमें याद रखने वाला कुछ है चीज़ नहीं। इकबाल सक्का, ये भी कुछ याद रखने वाली कोई चीज़ है नहीं इसमें। तो इकबाल सक्का 100 विश्व रिकॉर्ड हासिल करने वाले देश के एकमात्र आर्टिस्ट है। दोस्तों ये एक आर्टिस्ट है इकबाल सक्का, ये गोल्ड मिनिएचर आर्टिस्ट इकबाल सक्का, गोल्ड मिनिएचर आर्टिस्ट इकबाल सक्का ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर और मस्जिद के लिए विशेष स्वर्ण शिल्प तैयार किए हैं। बस, बाकी इसमें कुछ याद रखने वाली कोई बात है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आपको याद रखना है, नई दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब की तर्ज पर जयपुर विधानसभा के जो समिति बनाया है वो कहाँ बना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है। ये राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। बस आपको ये याद रखनी है, जो राजस्थान विधानसभा है वो देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब का निर्माण किया गया। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद रखना नहीं है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, इसमें आपको आवश्यकता नहीं है याद रखने की। बाकी फिर भी ये मैं आप जैसे जानकारी के लिए हम देख लेते हैं कि जो 23 जिला मुख्यालय है उस पर 50 से 100 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो पहले तो बात है कि जो राजस्थान में चिकित्सा सुविधा को बढ़ाने के लिए क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, वो कहाँ बनाएंगे, तो वो बनाएंगे 23 जिला मुख्यालय है उस पर 50 से 100 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। बस, तो 23 जिला मुख्यालय पर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, ये याद रखना है। इसके अलावा फिर अपने इसमें ये हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे याद नहीं रखना है। रेरा की चेयरपर्सन बनी है अपनी वीनू गुप्ता, ये याद रखना है। रेरा की फुल फॉर्म क्या, तो है ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, अपने को ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। रानी रंगीली, तो रानी रंगीली जो अभी स्ट्रम परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी जो गाना है उसको मिला था, जो विंक ऐप है, विंक म्यूजिक ऐप है, उसके द्वारा विंक रिमेड 2023 का जो पुरस्कार दिया गया था, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बूंदी महोत्सव 2023 ये हुआ था 29 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य हुआ था। बूंदी महोत्सव 3 दिवसीय पर्यटन है, तो ये हुआ था। उसके अलावा अपने यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल कब आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था अपने 1 से 3 दिसंबर। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप याद रख लेना। कुंभलगढ़ जो फेस्टिवल है वो कुंभलगढ़ परिसर में हुआ 1 से 3 दिसंबर। उसके अलावा बूंदी महोत्सव भी अपने दिसंबर में हुआ। उसके बाद में आपको ये थोड़ा याद रख लेना कि दीपेंद्र सिंह पलसाना कौन थे। तो जो 66वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान के दीपेंद्र सिंह जो शेखावत पलसाना है वो 50 मीटर में 3 पोजीशन में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। तो 66वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, दीपेंद्र सिंह शेखावत पलसाना। इसमें उन्होंने कुल कितने 6 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड 2 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। और ये वे राजस्थान की टीम में सबसे अधिक पदक विजेता रहे हैं अपने कौन, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दीपेंद्र सिंह पलसाना, इन्होंने 6 पदक जीते हैं। उसके बाद में तो जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी के बारे में ऐसा कुछ हमारे लिए काम की बात है नहीं इसमें। ये राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप राजस्थान के अभिनव चौधरी ने 25 मीटर राइफल जो रैपिड फायर पिस्टल में खिताब जीता था। तो राजस्थान के अभिनव चौधरी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में खिताब जीता था। कहाँ पे, एमपी राज्य निशानेबाजी अकादमी रेंज में। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में अनंतजीत आता है। अनंतजीत कौन थे, उनियारा राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्कीट निशानेबाजी अनंतजीत है, जिसने दिल्ली के जो करणी सिंह शूटिंग रेंज में 66वीं जो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें पहला व्यक्तिगत सीनियर खिताब जीता था। बाकी इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें यही है कि जो राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब किसने जीता, तो अनंतजीत ने जीता। उनियारा के अपने टोंक है जो अनंतजीत सिंह वहाँ के हैं। बाकी इसमें भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं हमारा जो करंट अफेयर का मंथली रिव्यू है वो एक बार इसमें देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट पेज है ये थोड़ा और बचा है। जैसे करंट अफेयर का जो मंथली रिव्यू है वो है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, आप अगर 40-45 मिनट में अगर आप राजस्थान का पार्ट पढ़ रहे हो इसका मतलब ये है कि आप 4-5-7 घंटे में आप क्रोनोलॉजी पूरी पढ़ सकते हो। जब मोस्टली आप एक दिन में एक क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो।
फिर जो दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और फिर हम इनका बार बार रिवीजन करेंगे तो वो वैसे चीज़ें याद रह जाएगी। और अपने काम की चीज़ें अभी एक बार हमने जैसे हाईलाइट कर ली तो दूसरी बार अपने को सिर्फ यही पढ़नी है। तो ये एक तरीका होता है क्रोनोलॉजी पढ़ने का। तो चलो आगे पढ़ते हैं। जो राजस्थान जो विश्वविद्यालय है उनके नए कुलपति किनको बनाया? अल्पना काटेजा। आपको यह याद रखना, राजस्थान जो विश्वविद्यालय के कुलपति अल्पना काटेजा है, इनको बनाया है। और इनके अलावा जो अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है तो किसकी सिफारिश की थी? ये तो अपने जैसे बन गए हैं, ये तो क्या दिसंबर का अपन करंट पढ़ रहे हैं। तो अब जो राजस्थान के जो मुख्य जो न्यायाधीश है वो कौन है? अपने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, 42वें मुख्य न्यायाधीश है। तो ये तो बन गई है, तो सिफारिश उस समय की थी। तो अब ये अपना लेटेस्ट वापस उस समय पढ़ेंगे कि भाई मुख्य न्यायाधीश कौन है या कौन बने, या फिर कितने वे नंबर मुख्य जो न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वो कौन से नंबर के हैं, तो ये पूछा जाता है। ये तो अपना पुराना हो गया। उसके अलावा अपने को राजस्थान परिवहन मंडल ये सभी स्टैंड अलोन ये अपने को है नहीं, अपने याद नहीं रखना है। क्रिसमस डे को इन्होंने इस बार तुलसी पूजन दिवस मनाया 25 दिसंबर को। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया इनके द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो 2023 में अपने प्रदेश में 100 पैंथर ने जान गंवाई है। कितने पैंथर ने? 100 पैंथर ने जान गंवाई है। उसके बाद में अशोक गहलोत के जो ये महाधिवक्ता जो अब ये पूछा जाता है कि जो भाई हाल ही में राजस्थान राज्य के जो महाधिवक्ता थे वो कांग्रेस सरकार के समय थे, महेंद्र सिंह सिंघवी, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो किसने त्याग पत्र दिया? तो आपको याद रखना है कि महेंद्र सिंह सिंघवी ने त्याग पत्र दिया। उसके बाद में ये याद रखना है कि अब वर्तमान के अंदर जो महाधिवक्ता है वो कौन है? तो वो राजेश कुमार है। तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। जैसे वो फरवरी में बनाया तो हम फरवरी कर लो जाएगी, तो उसमें हम आज उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद में टाटा पावर ने किस प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करके 1544 करोड़ रुपए में बीकानेर कॉम्प्लेक्स में 7.7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। बीकानेर 3, निमराना 2 और ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी अपने कोई ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं, उसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला है नहीं, ये भी अपने है नहीं। इसके अंदर क्या है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं के अध्ययन में भूमि गुणवत्ता में आई गिरावट के कारण राजस्थान कृषि उत्पादकता में प्रतिवर्ष औसतन कितनी राशि का नुकसान हो रहा है? तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रति हेक्टेयर है वो राजस्थान में 2821 रुपये का नुकसान हो रहा है। किस कारण हो रहा है? तो वो कह रहे हैं कि भूमि गुणवत्ता में गिरावट के कारण हो रहा है। बाकी ये जो अपनी रिपोर्ट है वो अपने काम की है नहीं, अपने एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। बाकी तो रिपोर्ट तब खूब है, लेकिन एग्जाम में अपने को इनको मतलब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अपन ने पढ़ी नहीं, ये पेपर लीक के मामलों में SIT का गठन हुआ था। तो ये आप सभी को पता है कि जैसे ही बीजेपी नई सरकार बनी है पेपर लीक मामलों में नई SIT का गठन किया है। उन्होंने एक तो अपराधियों के विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई करने के लिए किए थे। उन्होंने अभी जो राजस्थान सरकार ने जैसे ऑपरेशन एक तो वज्र प्रहार चलाया था वो अपराधियों को पकड़ने के लिए, एक साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर वज्र प्रहार ऑपरेशन चलाया था 1.0 ये चलाया था। उसके अलावा ये मुन्नेश गुजर तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम मतलब अखबारों में खूब चर्चा में रही है। कौन है ये? जयपुर हेरिटेज जो नगर निगम है उनकी मेयर थी, जिसको पहले निलंबन कर दिया था, फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने उस निलंबन को मतलब अवैध बता कर वापस पुनः बहाल कर दिया। तो ये वो बीच में कुछ घटनाएं हो रही थी इसमें, तो अपने को वो याद रखने की आवश्यकता ऐसे नहीं है। आपको याद रखनी है ये मेन चीज़, आपको ये याद रखनी है प्रधानमंत्री आवास योजना है जो 5 दिसंबर को जो नई रिपोर्ट जारी हुई है प्रगति रिपोर्ट, उसमें राजस्थान जो टॉप 20 राज्य में से राजस्थान का 14वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की रिपोर्ट में 20 जो राज्य है वो अपने 14वें स्थान पे रहा है। उसके बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है कि बीकानेर के पास में जो गांव है 1-2 उन गांवों के अंदर व्हाइट किले की पट्टी के नीचे व्हाइट किले की पट्टी है उसके नीचे क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ मिले हैं क्रूड ऑयल प्राकृतिक गैस के भंडार? तो एक तो व्हाइट किले की पट्टी के नीचे मिले। किस बीकानेर जिले में कौन से गांव? एक तो गांव है नालबड़ी गांव और एक सालासर गांव। तो बीकानेर के 2 गांव याद रख लेना आप, एक तो नालबड़ी गांव एक सालासर गांव है। उन 2 गांवों के अंदर व्हाइट किले पट्टी के नीचे ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। यह चीज़ हमें याद रखनी है। उसके अलावा अपने को ये याद नहीं रखनी है जो महारानी जो किशोरी भारत केसरी का खिताब किसने जीता? इतिशा ने जीता। ये मतलब हस्तिनापुर यूपी की है। उसके अलावा अपने फिर नोएडा में आयोजित नवंबर में CBSE नेशनल जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले आयुष्मान चौधरी का संबंध भरतपुर से है। सीनियर राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो स्वयं ये याद रखना है। राज्य सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अपने वहाँ जयपुर के स्वयं मानसिंह स्टेडियम में। उसके बाद में ये अपने कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
ये अपने कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने इतनी ही काम की चीज़ है। अब दोस्तों जो मैंने हाईलाइट की है, जो मैंने हाईलाइट किया, आप एक बार इसको देख लो, मतलब देख लो आप कितने लिमिटेड शब्द हाईलाइट किए, देखो एकदम पूरी देखो इन्होंने हमने छोड़ रखी है बीच में, बस ये कुछ ही शब्द लाइनें। अब इनको बताओ, एक बार हमें पढ़ने में 40 मिनट लगा है, अब अगर आप इसको दूसरी बार पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, आप 5, 7, 10 मिनट में आप इसको रिविजन कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों ये हमारी जो जनवरी जो क्रोनोलॉजी है उसका जो राजस्थान परिदृश्य का सार है वो भी हमने पढ़ लिया है, और अब हम आगे जैसे पढ़ेंगे वो फरवरी की क्रोनोलॉजी होगी तो उसका राजस्थान परिदृश्य पड़ेगा। तो इसमें जैसे जीके दिसंबर का, तो अब हम अगली जो क्रोनोलॉजी में है वो उसमें जीके आएगा जनवरी का। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा, अन्वेषण अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए।